मेरा नाम प्रिया शर्मा है। 32 साल की हूँ और मेरे माता पिता के एक मैसेज ने मेरे अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जिसके टूटने की मुझे कल्पना भी नहीं थी। देर रात जब मेरा फोन उनके शब्दों से रोशन हुआ तो लिखा था, हमें अब तुम पर भरोसा नहीं रहा, कल ऑफिस मत आना। मैं स्क्रीन को घूरती रह गई। दिल जोर से धड़क रहा था, उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने जवाब में सिर्फ एक शब्द टाइप किया, समझ गई। वो शब्द दर्द, गुस्से और विश्वासघात का एक तूफान था जिसे मैं बमुश्किल संभाल पा रही थी। सालों से मैं अपने परिवार की सॉफ्टवेयर कंपनी की रीढ़ बनी हुई थी। मुंबई में अपनी पूरी जिंदगी इसे मजबूत रखने में लगा दी थी। पर उस रात परिवार, वफादारी, विश्वास, प्यार के बारे में जो कुछ भी मैं जानती थी, सब चकनाचूर हो गया। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये रेत में खींची गई एक लकीर थी, एक घोषणा कि मैं अब उनमें से एक नहीं रही। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सजा मिली? मैंने कुछ खोज निकाला था, कुछ ऐसा जो उन नंबरों में गहराई में दबा था जिनके साथ मैं रोज जीती थी, कुछ ऐसा जो हमारे साथ मिलकर बनाए गए साम्राज्य को उखाड़ सकता था। मेरे परिवार ने इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने अपनी पीठ फेर ली, सच्चाई के ऊपर रहस्यों को चुना। मैं उनके शब्दों के बोझ को हिला नहीं पा रही थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। कुछ बड़ा आने वाला था, एक हिसाब जो मुझे अभी दिख नहीं रहा था। मेरे साथ बने रहिए, ये जानने के लिए कि मेरे परिवार को किसने तोड़ा, मैंने क्या सच्चाइयां उजागर की और क्यों उस एक शब्द समझ गई ने सब कुछ बदल दिया। क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब सही करने पर परिवार ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। 90 के दशक में मुंबई वो जगह थी जहां टेक के सपने फूटते थे और मेरे परिवार ने एक छोटा साम्राज्य खड़ा किया। बड़े होते हुए मैंने अपने माता पिता को शर्मा टेक में अपना दिल लगाते देखा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो हमारे गैराज से शुरू हुई थी। वे दूरदर्शी थे, कोड की लाइनों को एक ऐसे बिजनेस में बदल रहे थे जो लोगों की जिंदगियां बदल दे। जब तक मैं हाई स्कूल में पहुंची, शर्मा टेक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर में एक नाम बन चुका था। साल में 30 करोड़ रुपए कमा रहा था। छोटे बिजनेस को उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद कर रहा था। ये हमारी विरासत थी और मैं इसका हिस्सा होने पर गर्व महसूस करती थी। मैं प्रिया शर्मा हूँ और अपने 20 के आखिरी सालों तक मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी। हमारी किताबों को टाइट रखती और हमारी ग्रोथ को स्थिर रखती। मेरी बड़ी बहन दीक्षा शर्मा मार्केटिंग चलाती थी। उसके करिश्मे से बड़े क्लाइंट्स आते थे, लेकिन नियंत्रण की भूख को छुपाती थी। मेरी छोटी बहन आरती शर्मा ह्यूमन रिसोर्सेज संभालती थी, हमेशा हमारे बीच शांति बनाए रखने की कोशिश करती। मम्मी और पापा, संस्थापक, रोजमर्रा के कामों से पीछे हट गए थे, लेकिन फिर भी फैसले लेते थे। उन्हें हम पर भरोसा था कि हम उनके सपने को आगे ले जाएंगे, लेकिन उस विश्वास में दरारें थीं जो मुझे बाद में दिखीं। बच्चों के रूप में हम करीब थे। गर्मियों में लोनावाला की पहाड़ियों में हाइकिंग करते, सर्दियों में बोर्ड गेम्स पर बहस करते, लेकिन वयस्कों के रूप में साथ काम करने से चीजें बदल गईं। दीक्षा गोल्डन चाइल्ड थी। उसकी शानदार प्रेजेंटेशन पापा की तारीफ जीतती थी। मैं नंबरों पर फोकस करती, गलतियां पकड़ती, जिससे हमारे करोड़ों बचते, लेकिन मेरी जीत शांत थी। आरती बीच में फंसी थी, हमारी झड़पों को सुलझाती, लेकिन मुझे लगता था कि वो दीक्षा के आकर्षण की तरफ झुकी हुई थी। ये चुपता था, लेकिन मैंने इसे टाल दिया। मैं अपने परिवार से प्यार करती थी
और शर्मा टेक हमारा बंधन था। मुसीबत का पहला संकेत 2 साल पहले एक बोर्ड मीटिंग में आया। मैंने एक जोखिम भरे विस्तार पर खर्च कम करने का प्रस्ताव रखा जो दीक्षा ने आगे बढ़ाया था। उसने मुझे एक तेज नजर से देखा, जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो। पापा उसके साथ खड़े हो गए। कहा, उसकी दृष्टि साहसी है। मैंने अपनी निराशा निगल ली, लेकिन इसने संदेह का बीज बो दिया। दीक्षा ने मुझे किनारे करना शुरू कर दिया। मेरी वित्तीय रणनीतियों का श्रेय लेने लगी। मुझे फुसफुसाहटें सुनाई दी। क्लाइंट्स सोचते थे कि वो हमारे मुनाफे के पीछे का दिमाग है। मैंने इसे जाने दिया। सोचा कि वफादारी गर्व से ज्यादा मायने रखती है। आरती ने तनाव नोटिस किया, लेकिन सुरक्षित खेला। वो मुझे एक तरफ खींचती, दीक्षा को चमकने देने का आग्रह करती। तुम जानती हो वो कैसी है प्रिया, नाव मत हिलाओ। मैं सिर हिला देती, लेकिन ये एक चेतावनी जैसा महसूस होता। मम्मी और पापा ने इसे नहीं देखा। वे दीक्षा की चमक में बहुत व्यस्त थे। परिवार के भोजन पर दीक्षा हावी रहती, नए अभियानों को पिच करती, जबकि मैं चुपचाप नंबर गिनती। एक बार मैंने उसे मेरी बजट रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करने से पहले बदलते हुए पकड़ा, जैसे वे उसकी हों। जब मैंने उसे निजी तौर पर पूछा तो उसने हंसकर टाल दिया। कहा, हम एक टीम है ना? उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। असली बदलाव तब आया जब शर्मा टेक को एक बड़ा क्लाइंट मिला। रिटेल स्टोर्स की एक चेन, जिसे हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। दीक्षा ने नेतृत्व लिया, उन्हें कस्टम फीचर्स के वादों से चकाचौंध कर दिया। मैंने चेतावनी दी कि लागत अनुबंध के मूल्य से अधिक होगी, लेकिन उसने मुझे टाल दिया। पापा ने उसका समर्थन किया। कहा, मैं बहुत सतर्क थी। आरती चुप रही। उसकी नजरें हमारे बीच दौड़ती रहीं। उस डील ने हमारी रेवेन्यू को ऊंचा धकेला, लेकिन इसने हमारे संसाधनों को भी पतला कर दिया। मैंने बही खातों में विचित्रताएं नोटिस करना शुरू किया। छोटी विसंगतियां, कुछ भी स्पष्ट नहीं, लेकिन मुझे बेचैन करने के लिए काफी। पीछे मुड़कर देखूं तो वे पल हमारे परिवार की नींव में पहली दरारें थीं। दीक्षा की महत्वाकांक्षा सिर्फ ड्राइव नहीं थी, ये कुछ गहरा था। मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी कि मेरी बहन कोई लकीर पार कर सकती है, लेकिन नंबर झूठ नहीं बोलते। कुछ गड़बड़ थी और मैं इसे हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शर्मा टेक में मेरी भूमिका ने मुझे हर लेन देन, हर खाते तक पहुंचती। मैंने खोदना शुरू किया, ये जाने बिना कि ये एक सच्चाई की ओर ले जाएगा जो हमें अलग कर देगी। सब कुछ एक देर रात ऑफिस में शुरू हुआ, जब मुझे एक लेनदेन मिला जो मेल नहीं खाता था। शर्मा टेक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में मैं अनगिनत शामें स्प्रेडशीट्स पर बिताती, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर रुपया हिसाब में है। उस रात एक तिमाही रिपोर्ट में दबे मैंने पैसिफिक होराइजन नाम की एक कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान देखा। ये बजट में नहीं था, किसी भी योजना में नहीं जिसे मैंने मंजूरी दी थी। मेरा पेट मुड़ गया, कुछ गलत था। मैंने लेन देन के विवरण खींचे, एक विक्रेता अनुबंध या इनवॉइस की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ कंसल्टिंग सेवाओं के बारे में एक अस्पष्ट नोट। मैंने अगली सुबह राजीव खन्ना, हमारे हेड अकाउंटेंट को फोन किया। राजीव, पैसिफिक होराइजन को ये भुगतान क्या है? मैंने पूछा, अपना स्वर तटस्थ रखते हुए। उसने रुक कर कहा कि यह मेरी बड़ी बहन दीक्षा द्वारा अनुमोदित एक बार की कंसल्टिंग फीस थी। चिंता मत करो प्रिया, ये सब ठीक है, उसने जोड़ा। उसकी आवाज बहुत चिकनी थी, लेकिन कोई अनुबंध नहीं था, कोई रसीद नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं। मेरी अंतरात्मा चिल्लाई कि राजीव कुछ छुपा रहा था। मैंने इसे दोपहर के भोजन पर आरती के साथ उठाया। वो हमेशा शांति दूत थी, तनाव को जल्दी दूर करने वाली। प्रिया,
ये शायद सिर्फ गड़बड़ी है, उसने कहा, अपना सलाद छूते हुए। तुम जानती हो मम्मी और पापा विवाद से कितनी नफरत करते हैं, इसे जाने दो। उसके शब्द चुभे, लेकिन मैं बेचैनी को हिला नहीं सकी। उस लेन देन पर दीक्षा का नाम कोई संयोग नहीं था। वो हाल ही में जोखिम भरे सौदों को आगे बढ़ा रही थी और मैंने उसे ग्राहकों को ऐसे अनुबंधों में आकर्षित करते देखा था जो हमारे वित्त को खींचते थे। क्या ये उसकी एक चाल थी? मैं उस शाम किताबों में वापस गई, गहरा खोदते हुए। मध्य रात्रि तक मैंने पैसिफिक होराइजन को 3 और भुगतान पाए, प्रत्येक 50 लाख रुपए 6 महीनों में फैला हुआ। वो था 2 करोड़ रुपए जिसका हिसाब नहीं था। मेरा दिल तेज धड़का जब मैंने विक्रेता सूचियों को क्रॉस चेक किया। पैसिफिक होराइजन हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं था। कोई पता नहीं, कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर था। हर अनुमोदन पर दीक्षा के हस्ताक्षर थे। उसकी बोल्ड हैंडराइटिंग अचूक थी। मैं पीछे बैठ गई। संदेह का बोझ बस रहा था। मेरी अपनी बहन, जिसकी मैं बड़े होकर प्रशंसा करती थी, कुछ छुपा रही थी। मैंने उसका सामना नहीं किया, अभी नहीं। मुझे और सबूत चाहिए था। अगले हफ्ते में मैंने देर तक काम किया, वित्तीय रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए। मैंने पैसिफिक होराइजन को 4 और लेन देन पाए, जो 6 महीनों में कुल 1 करोड़ रुपए हो गए। प्रत्येक को विभिन्न खातों में दबाया गया था, कंसल्टिंग फीस या सॉफ्टवेयर अपग्रेड के रूप में छिपाया गया था। जिसने भी इसे सेट किया वो जानता था कि अपने ट्रैक्स को कैसे छिपाना है, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। नंबर झूठ नहीं बोलते, और मैंने वर्षों तक उनकी भाषा सीखी थी। मैंने एक गुप्त लॉग रखना शुरू किया, हर लेन देन, हर तारीख, हर विसंगति का दस्तावेजीकरण करते हुए। मैंने स्क्रीनशॉट्स, ईमेल, कुछ भी बचाया जो मैं जो देख रही थी उसे साबित कर सके। दीक्षा शामिल है ये सोचना भी विश्वासघात जैसा महसूस हुआ, लेकिन सबूत जमा हो रहे थे। मैंने आरती से फिर बात करने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि वो मेरा साथ देगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, उसने कहा, उसकी आवाज तेज। दीक्षा कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। तुम मम्मी और पापा को तनाव दे रही हो। उसकी अस्वीकृति गहराई से काटी, लेकिन इसने मेरे संकल्प को भी कठोर किया। मैं इसमें अकेली थी। राजीव ने मुझे अगले दिन फोन किया, उसका स्वर पहले से ठंडा। प्रिया, पैसिफिक होराइजन में खोदना बंद करो, उसने कहा। यह संभाला गया है। उसके शब्दों ने मेरे डर की पुष्टि की। कोई इसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब राजीव पर भरोसा नहीं था, और दीक्षा की भागीदारी एक सिद्धांत से कम और एक तथ्य से ज्यादा दिख रही थी। अकेलापन कठिन था। मेरा परिवार, वे लोग जिनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, अजनबी जैसे महसूस हो रहे थे। मैंने अपना लॉग छुपाकर रखा, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में बंद। जो कुछ भी चल रहा था, मुझे सच्चाई का पता लगाना था, भले ही इसका मतलब उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना हो जिन्हें मैं प्यार करती थी। 3 हफ्तों के लिए मैंने आधी रात तक काम किया, एक सच्चाई को उजागर करते हुए जिसने मेरा दिल डुबो दिया। पैसिफिक होराइजन के भुगतान कुछ बहुत बड़े की बस नोक थे। मैं सो नहीं सकती थी। मेरा दिमाग दीक्षा के बारे में सवालों से दौड़ रहा था। उन लेन देन पर उसके हस्ताक्षर मुझे सताते थे। मुझे जवाब चाहिए थे। इसलिए मैंने शर्मा टेक के वित्तीय रिकॉर्ड में और गहराई से गोता लगाया, सच्चाई खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, चाहे इससे कितनी भी चोट लगे। दूसरे हफ्ते तक मैंने 3 और शेल कंपनियां उजागर की, नॉर्थ वेस्ट कंसल्टिंग, ब्लू रिज सॉल्यूशंस और कोस्टल वेंचर्स। प्रत्येक को भुगतान मिला था, सावधानी से विभिन्न खातों में फैला हुआ।
2 वर्षों में कुल 7 करोड़ रुपए। ये बेतरतीब गलतियां नहीं थीं, वे जानबूझकर थे। गलत लेबल किए गए खर्चों की परतों में छिपे हुए, जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग या विक्रेता रिटेनर। हर ट्रांसफर से दीक्षा का नाम जुड़ा था। उसकी मंजूरी अस्पष्ट फाइलों में दबी हुई। मैंने बैंक स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक किया और ऑफशोर खातों में वायर ट्रांसफर पाए, ऐसी जगहें जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मेरे हाथ कांपे जब मैंने इसे जोड़ा। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। मुझे एक बाहरी दृष्टिकोण चाहिए था, कोई जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैंने डायना स्टोन से संपर्क किया, मेरी पुरानी सलाहकार मुंबई विश्वविद्यालय से, जिसने मेरी फाइनेंस डिग्री के दौरान मुझे मार्गदर्शन दिया था। एक सुरक्षित कॉल पर मैंने विवरण साझा किए, पहले दीक्षा का नाम ना बताने की सावधानी बरतते हुए। डायना ने सुना, फिर कहा, प्रिया, ये अनुचित वित्तीय लेन देन जैसा लगता है। तुम एक पैटर्न देख रही हो, कोई जानबूझकर पैसा घुमा रहा है। उसके शब्द एक घूंसे की तरह लगे। जब मैंने दीक्षा की भागीदारी स्वीकार की तो डायना का स्वर गंभीर हो गया। कठोर सबूत प्राप्त करो, उसने चेतावनी दी, और अपनी रक्षा करो। ये बदसूरत हो सकता है। मैंने सब कुछ एक इनक्रिप्टेड ड्राइव में सहेजना शुरू किया। बैंक रिकॉर्ड्स, अनुमोदन फॉर्म, यहाँ तक कि ईमेल जहाँ दीक्षा ने अस्पष्ट रूप से कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स का उल्लेख किया। मैंने गुप्त रूप से काम किया, पहचान से बचने के लिए अपने व्यक्तिगत लैपटॉप का उपयोग करते हुए। हर रात मैं एक बहन से ज्यादा एक जासूस जैसी महसूस करती थी। जितना गहरा मैं खोदती, सच्चाई उतनी भारी होती गई। दीक्षा सिर्फ लापरवाह नहीं थी, वो कुछ ऐसा आयोजन कर रही थी जो शर्मा टेक को नष्ट कर सकता था। इस बीच घर पर तनाव दम घोटने वाला था। आरती को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो दूरी बनाए रखती। एक पारिवारिक रात्रि भोज में मैंने उसका रुख समझने की कोशिश की। आरती, क्या तुमने कंपनी के वित्त में कुछ अजीब नोटिस किया है? मैंने आकस्मिक रूप से पूछा। वो भौहें चढ़ाते हुए दीक्षा की ओर देखती रही, जो मेज के पार बैठी थी। तुम हमेशा इतनी पैरानॉइड हो प्रिया, उसने कहा, उसकी आवाज तंग। शायद तुम ऐसी समस्याओं की तलाश कर रही हो जो है ही नहीं। दीक्षा मुस्कुराई, अपनी बात जोड़ते हुए। हाँ प्रिया, सब कुछ साजिश नहीं है। हम में से कुछ कंपनी को बढ़ाने पर फोकस है, इसे तोड़ने पर नहीं। उसके शब्द काटे, मुझ पर बिना सीधे कहे अविश्वसनीयता का आरोप लगाते हुए। मैंने चारा नहीं लिया, लेकिन दीक्षा का ताना चुभा। बाद में आरती ने मुझे एक तरफ खींचा। प्रिया, चीजों को भड़काना बंद करो, उसने विनती की। तुम मम्मी और पापा को तनाव दे रही हो। दीक्षा कहती है तुम सिर्फ उसकी सफलता से जलती हो। मैं उसे चौंक कर देखती रही। दीक्षा ने उसे अपने पाले में कर लिया था, एक कहानी बुनते हुए जो मुझे परेशानी पैदा करने वाली के रूप में चित्रित करती थी। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन आरती ने मुझे काट दिया। बस इसे छोड़ दो, ठीक है, हम परिवार हैं। दीक्षा के प्रति उसकी वफादारी एक विश्वासघात की तरह महसूस हुई, हमारे बीच की खाई को चौड़ा करते हुए। अगले दिन दीक्षा ने मुझे ऑफिस में घेर लिया। तुम बहुत सारे सवाल पूछ रही हो, उसने कहा, उसकी आवाज नीची और तेज। अगर तुम हमारी दृष्टि के साथ नहीं हो तो शायद तुम इस कंपनी के लिए नहीं बनी हो। ये सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। मैंने उसकी नजर पकड़ी। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं अपना हाथ नहीं दिखा सकती थी, अभी नहीं। उस रात मैंने और सबूत बैकअप लिए। मेरे एनक्रिप्टेड ड्राइव अब रहस्यों का एक तिजोरी थी। मुझे लगा जैसे मैं खोद कर अपने परिवार को धोखा दे रही हूं, लेकिन दीक्षा के कार्य असली विश्वासघात थे। मम्मी और पापा अनजान थे,
रात के खाने पर दीक्षा की नवीनतम मार्केटिंग पिच की प्रशंसा कर रहे थे। मैं चुप बैठी, मेरा दिमाग 7 करोड़ रुपए पर जो उसने फनल किए थे। आरती ने मेरी आंखों से बचाया, दीक्षा की कहानी का पक्ष लिया। परिवार, जिसे मैं कभी इतना करीब महसूस करती थी, फिसल रहा था। संदेह और अर्ध सत्य से बदल गया। मैं सिर्फ शर्मा टेक के लिए नहीं लड़ रही थी, मैं सही चीज के लिए लड़ रही थी, भले ही इसका मतलब अकेले खड़ा होना हो। सच्चाई करीब थी और मैं इसे सब तक नहीं रुकने वाली थी। मेरे माता पिता के घर पर मीटिंग तब हुई जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा परिवार अब मेरा लंगर नहीं था। मैंने दिनों रिपोर्ट तैयार करने में बिताए थे, हर पेज शेल कंपनियों और दीक्षा के हस्ताक्षरों को सावधानी पूर्वक विस्तृत करते हुए। 7 करोड़ रुपए पैसिफिक होराइजन, नॉर्थ वेस्ट कंसल्टिंग, ब्लू रिज सॉल्यूशंस और कोस्टल वेंचर्स के माध्यम से फनल किए गए सबूत, जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैं उस मीटिंग में सच्चाई के फोल्डर के साथ चली गई, शर्मा टेक को बचाने की उम्मीद में। इसके बजाय मैं कुछ भी नहीं लेकर बाहर निकली। मैंने तथ्यों को रखकर शुरू किया। मुझे 4 शेल कंपनियों को 2 साल में कुल 7 करोड़ रुपए के भुगतान मिले। मैंने कहा, मम्मी, पापा, दीक्षा और आरती को अपनी रिपोर्ट की प्रतियां देते हुए, ये कंपनियां मौजूद नहीं हैं, पैसा गया है और दीक्षा ने हर ट्रांसफर को मंजूरी दी। मेरी आवाज स्थिर थी, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। दीक्षा की आंखें सिकुड़ी, उसके होठ एक स्मर्क में मुड़े। ये हास्यास्पद है प्रिया, उसने फटकारा। तुम मुझे कमजोर करने के लिए ये बना रही हो। तुम हमेशा से कंपनी में मेरी भूमिका से जलती थी। उसके शब्द एक चाकू थे, प्रतिद्वंदिता के वर्षों को एक झूठ में मोड़ते हुए। पापा राजेश शर्मा आगे झुके, उनका चेहरा कठोर। प्रिया, तुम अपनी बहन पर कुछ गंभीर का आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हारे पास सबूत है या ये सिर्फ अनुमान है? मैंने दस्तावेजों की ओर इशारा किया। बैंक स्टेटमेंट्स, वायर ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, दीक्षा के हस्ताक्षर, ये सब यहाँ है पापा। मैंने सब कुछ चेक किया है। उन्होंने पृष्ठों को पलटा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नरम नहीं हुई। दीक्षा इस कंपनी को ढो रही है, उन्होंने कहा। उसने हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स को लैंड किया है, वो ऐसा क्यों करेगी? उसका बचाव मुझे उम्मीद से गहरा विश्वासघात महसूस हुआ। मम्मी सुनीता शर्मा चुप रहीं, उनकी आंखें मेज पर टिकी हुईं। मुझे उम्मीद थी कि वो कम से कम सवाल तो पूछेंगी, लेकिन उनकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोर से बोली। आरती ने अंतर को पाटने की कोशिश की। प्रिया, शायद कोई स्पष्टीकरण है, उसने कहा, उसकी आवाज डगमगाते हुए। दीक्षा, क्या तुम इसे स्पष्ट कर सकती हो? दीक्षा ने मौका पकड़ा। स्पष्ट करने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा, उसका स्वर बर्फीला। प्रिया इसे अनुपात से बाहर उड़ा रही है ताकि खुद को महत्वपूर्ण दिखा सके। उसने कभी नहीं समझा कि बिजनेस कैसे चलाना है। आरती हिचकिचाई, फिर थोड़ा सिर हिलाया, दीक्षा के साथ खड़ी होते हुए। मेरा दिल डूब गया। मेरी बहन, जिस पर मैंने भरोसा किया था, मुड़ रही थी। मैंने वापस धक्का दिया। मेरी आवाज बढ़ रही थी। दीक्षा, इन ट्रांसफर्स पर तुम्हारा नाम है। 7 करोड़ रुपए दुर्घटना से गायब नहीं होते, इसे समझाओ। वो आगे झुकी, उसकी आंखें ठंडी। तुम्हें समझाने की जरूरत है प्रिया। रिकॉर्ड खोदना, मुझ पर जासूसी करना, ये वफादारी नहीं है, ये तोड़फोड़ है। उसका आरोप कठिन लगा, मुझे गद्दार के रूप में तैयार करते हुए। पापा ने बीच में काटा। प्रिया, तुम विभाजन पैदा कर रही हो। अगर तुम अपनी बहन पर भरोसा नहीं कर सकती, तो शायद तुम शर्मा टेक के लिए सही नहीं हो। मैं जम गई। पापा, मैं कंपनी की रक्षा करने की कोशिश कर रही हूं, मैंने कहा, मेरा गला तंग। किसी को तो करना है। उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हें सोचना होगा कि तुम इस परिवार के साथ क्या कर रही हो।
अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करो या तुम बाहर हो। मम्मी ने आखिरकार बोला, उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। प्रिया, हम ये अराजकता नहीं चाहते। ये स्पष्ट था कि उन्होंने दीक्षा का पक्ष चुना था। आरती ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध था, लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरा साथ न देने में उसकी विफलता दीक्षा के हमलों से भी बुरी चुभी। कमरा बंद हो रहा था जैसा महसूस हुआ। मैंने अपनी रिपोर्ट इकट्ठी की, मेरे हाथ कांपते हुए। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं नहीं रह सकती, मैंने कहा। पापा की आवाज अंतिम थी। तो तुम शर्मा टेक में खत्म हो, हम तुम्हारे बिना इसे संभालेंगे। शब्द एक झटके की तरह उतरे। मैंने दीक्षा को देखा। उसका स्मर्क अब विजय का एक मुखौटा। आरती ने मेरी बांह के लिए पहुंची, लेकिन मैंने दूर खींच लिया। मुझे खेद है प्रिया, उसने बड़बड़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं दरवाजा बाहर चली गई, इसे पीछे धड़काते हुए। गाड़ी चलाते हुए मुझे लगा जैसे मैंने अपना परिवार हमेशा के लिए खो दिया। वे लोग जिनके लिए मैंने काम किया, प्यार किया और भरोसा किया, अपनी पीठ मोड़ चुके थे, दीक्षा के झूठों से अंधे होकर। सबूतों का मेरा फोल्डर सब कुछ था जो मेरे पास बचा था, एक याद दिलाने वाला सच्चाई का, जिसे देखने से उन्होंने इनकार कर दिया। मैं सिर्फ शर्मा टेक के लिए नहीं लड़ रही थी, मैं उसके लिए लड़ रही थी जिसमें मैं विश्वास करती थी, भले ही इसका मतलब अकेले खड़ा होना हो। उस रात मेरे माता पिता से मैसेज ने मेरे फोन को रोशन किया, हर उम्मीद मिटाते हुए जो मेरे पास बची थी। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली थी, अभी भी उनके घर पर टकराव से उबर रही थी, जब मम्मी सुनीता शर्मा का टेक्स्ट आया, हमें अब तुम पर भरोसा नहीं रहा, कल ऑफिस मत आना। मैं शब्दों को घूरती रही, हर एक ताजा कट। मैंने जवाब में एक शब्द टाइप किया, समझ गई, और अपना फोन नीचे रख दिया। मेरी छाती दुख से तंग। ये सिर्फ शर्मा टेक के बारे में नहीं था, ये मेरे परिवार का अंत था, जैसा मैं जानती थी। अगले दिन मैंने आरती को फोन करने की कोशिश की, थोड़े समर्थन की उम्मीद में। मेरा कॉल वॉइसमेल पर चला गया। मैंने दीक्षा को टेक्स्ट किया, बात करने का मौका मांगते हुए। कोई जवाब नहीं। यहां तक कि पापा, जो हमेशा मेरी चट्टान थे, ने मेरे मैसेजों को नजरअंदाज किया। मेरे परिवार ने मुझे पूरी तरह से काट दिया था, जैसे मैं कभी उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं थी। अकेलापन कुचल रहा था, एक वजन जिसे मैं हिला नहीं सकती थी। मैंने घंटे हमारी आखिरी मीटिंग को दोहराने में बिताए, सोचते हुए कि क्या मैं कुछ अलग कह सकती थी, लेकिन गहराई में मुझे सच्चाई पता थी। उन्होंने दीक्षा के झूठों को मुझसे ऊपर चुना था। मार्गदर्शन के लिए बेताब मैंने लता क्विन से संपर्क किया, एक पूर्व सहकर्मी जो साल पहले शर्मा छोड़ गई थी, दीक्षा से टकराव के बाद। हम एक शांत कॉफी शॉप में मिले और मैंने सब कुछ उड़ेल दिया। शेल कंपनियां, 7 करोड़ रुपए, टकराव। लता ने सुना, उसका चेहरा गंभीर। प्रिया, तुम सही काम कर रही हो, उसने कहा, लेकिन तुम अपने ही परिवार के खिलाफ हो। तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। विसिल ब्लोअर सुरक्षाओं को देखो, तुम्हारा समर्थन करने के लिए कानून है। उसके शब्दों ने मुझे स्पष्टता की एक चिंगारी दी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, मैं सही चीज के लिए लड़ रही थी। उस रात मैंने शोध में गोता लगाया। आयकर विभाग के वित्तीय कदाचार पर दिशा निर्देशों को खींचते हुए मैंने टैक्स पेयर फर्स्ट एक्ट के तहत विसिल ब्लोअर सुरक्षाओं के बारे में सीखा, जो मुझे ढाल सकता था अगर मैंने शेल कंपनियों की रिपोर्ट की।
जितना मैंने पढ़ा उतना स्पष्ट हुआ कि मुझे कार्य करना था। दीक्षा के कार्य सिर्फ शर्मा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वे अवैध थे और मैं उन्हें फिसलने नहीं दे सकती थी। मैंने दिनों एक विस्तृत रिपोर्ट में अपने सबूतों को संकलित करने में बिताए। बैंक रिकॉर्ड्स, वायर ट्रांसफर्स, दीक्षा के हस्ताक्षर, सब मेरे इनक्रिप्टेड ड्राइव पर सहेजे गए। हर दस्तावेज एक विश्वासघात की तरह महसूस हुआ, लेकिन चुप रहना मेरे सिद्धांतों को धोखा देगा। मैंने आयकर विभाग से गुमनाम रूप से संपर्क किया, विसल ब्लोअर सबमिशन के लिए उनके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। मैंने अपनी रिपोर्ट एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से अपलोड की। 4 शेल कंपनियों और ऑफशोर फनल किए गए 7 करोड़ रुपए का विवरण देते हुए मेरा दिल धड़का जब मैंने सबमिट पर क्लिक किया, जानते हुए कि कोई वापसी नहीं थी। मैं सिर्फ दीक्षा को उजागर नहीं कर रही थी, मैं सब कुछ जोखिम में डाल रही थी। मेरा करियर, मेरा परिवार, दुनिया में मेरी जगह। लेकिन मैं खुद के साथ नहीं जी सकती थी अगर मैंने इसे जाने दिया। सच्चाई मेरे दर्द से ज्यादा मायने रखती थी। जो दिन आए वो अलगाव का एक धुंधलापन थे। मेरा फोन चुप रहा। आरती से कोई कॉल नहीं, मम्मी या पापा से कोई माफी नहीं। मैंने शर्मा टेक सोशल मीडिया की जांच करने से परहेज किया, जानते हुए कि दीक्षा शायद अपनी कहानी बुन रही थी। मुझे लगा जैसे मैं एक भूत हूं, अपने परिवार के साथ बनाई गई जिंदगी से मिटा दी गई। रात में मैं जागती रहती, अपराध और संकल्प के बीच फटी हुई। क्या मैंने सही काम किया था या मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया था? लता के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते थे, अपनी अखंडता पर पकड़ रखो प्रिया, ये सब कुछ है जो तुम्हारे पास बचा है। मैंने अपना निर्णय गुप्त रखा, यहां तक कि लता से भी। इसका बोझ मेरा अकेला था। मैं बड़ी हुई थी यह विश्वास करते हुए कि परिवार सब कुछ है, लेकिन अब मैंने उस विश्वास की कीमत देखी। दीक्षा की महत्वाकांक्षा ने हमें तोड़ दिया था और मेरे माता पिता ने सच्चाई देखने से इनकार करके विराम को सील कर दिया था। फिर भी जितना भी दर्द हुआ, मैं अपनी पसंद पर खड़ी रही। कदाचार की रिपोर्ट करना सिर्फ न्याय के बारे में नहीं था, ये खुद को साबित करने के बारे में था कि मैं पारिवारिक वफादारी से बड़ी किसी चीज के लिए खड़ी हो सकती हूँ। मैं अकेली थी, लेकिन मैं सही थी। 3 दिन बाद पूरा परिवार घबराहट में मेरे पास आया। मैं अपने अपार्टमेंट में थी, अभी भी मम्मी के टेक्स्ट के बाद की चुप्पी से जूझ रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। पापा राजेश शर्मा वहां खड़े थे, एक फोल्डर पकड़े हुए, उनका चेहरा राख जैसा। मम्मी सुनीता शर्मा उनके पीछे मंडरा रही थीं, उनके हाथ कांप रहे थे। आरती ऐसी दिख रही थी जैसे वो दिनों से रो रही हो। उनके साथ अनिल मिश्रा थे, हमारे परिवार के लंबे समय के वकील। किसी के बोलने से पहले उनकी हताशा ने कमरे को भर दिया। अनिल ने बढ़त ली, उसकी आवाज गंभीर। दीक्षा चली गई है। उसने शर्मा से 8 करोड़ रुपए एक ऑफशोर खाते में ट्रांसफर किए और एक ऐसे देश में भाग गई जिसका कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। मेरा दिल डूब गया। हालांकि मेरा एक हिस्सा आश्चर्यचकित नहीं था। मेरी बड़ी बहन ने अपने विश्वासघात को एक नए स्तर पर ले जाया था। अनिल ने समझाया कि मुझे बाहर करने के बाद दीक्षा ने मेरे माता पिता को जाली दस्तावेज दिखाए, दावा करते हुए कि मैंने फंड का कुप्रबंधन किया था। उन झूठों ने उनके अविश्वास को बढ़ावा दिया, जिससे वो मैसेज आया जिसने मुझे काट दिया। अब दीक्षा के गायब होने और कंपनी के खातों के खाली होने के साथ सच्चाई चमक रही थी। पापा की आवाज कांपी जब उन्होंने बोला, प्रिया, हम मुसीबत में हैं। आयकर विभाग हमारी ऑडिट कर रहा है। हम कंपनी, हमारा घर, सब कुछ खो सकते हैं।
आरती की आंखें मुझसे विनती कर रही थीं। तुम वित्त को जानती हो प्रिया, कृपया हमें इसे ठीक करने में मदद करो। मम्मी की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। हमें तुम्हारी जरूरत है प्रिया। उनके शब्दों ने मेरे अंदर एक तूफान उठाया। गुस्सा, सहानुभूति नहीं। उन्होंने दीक्षा की मनगढ़ंत बातों पर विश्वास किया था, मुझे बाहर धकेल दिया था, और अब वे मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं उन्हें बचाऊं। अनिल ने मुझे एक फाइल दी, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर। दीक्षा का अंतिम ट्रांसफर केमैन में एक खाते में 8 करोड़ रुपए था, होराइजन ग्लोबल नाम की एक शेल कंपनी के माध्यम से। उसके जाली दस्तावेजों ने तुम पर वित्तीय त्रुटियों के लिए दोष लगाया, तुम्हारे माता पिता को यकीन दिलाया कि तुम दोषी थीं। उसने सिर हिलाया। उसने सभी को हेरफेर किया, लेकिन तुमने इसे देख लिया। सबूत भयानक था। जाली रिपोर्ट्स जिन पर मेरा नाम था, दीक्षा के ट्रांसफर्स को वैध दिखाने के लिए बनाई गई। इससे समझाया गया कि मेरा परिवार मेरे खिलाफ क्यों मुड़ा, लेकिन इसने चुभन को मिटाया नहीं। मैंने उन्हें देखा, उनका डर लगभग ठोस। पापा करीब झुके। प्रिया, आयकर विभाग से बात करो, उन्हें बताओ कि ये हम नहीं थे, तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो। आरती ने सिर हिलाया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। हम परिवार है प्रिया, कृपया। मम्मी ने मेरे हाथ के लिए पहुंची, उनकी आवाज टूटती हुई। हम तुम पर शक करने में गलत थे। लेकिन उनकी माफी खाली लगी, जैसे एक ऐसे घाव पर पट्टी जो उन्होंने खुद लगाने में मदद की थी। उन्होंने दीक्षा को मुझसे ऊपर चुना था, और अब वे उस चुनाव के परिणाम का सामना कर रहे थे। मैं पीछे हटी, मेरी आवाज ठंडी लेकिन स्थिर। तुमने दीक्षा के झूठों पर भरोसा किया और मुझे बाहर फेंक दिया। मैंने चेतावनी दी थी और तुमने नहीं सुना। तुम्हें अब मेरी मदद मांगने का अधिकार नहीं है। आरती सिसकी, मम्मी की बांह पकड़ते हुए। प्रिया, हम विनती कर रहे हैं, शर्मा को ढहने मत दो। पापा का चेहरा कठोर हो गया। तुम हमें छोड़ दोगी? हमने जो कुछ साथ बनाया है उसके बाद। मैंने उनकी नजर पकड़ी। तुमने पहले मुझे छोड़ दिया। दीक्षा के कार्य उसकी वजह से हैं, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया। मम्मी का सिर झुका, चुप, बहस करने में असमर्थ। मैं उनकी विनतियों से दूर मुड़ी और पूजा न्यूमैन को बुलाया, आयकर विभाग की एजेंट जो मामले की निगरानी कर रही थी। एक सुरक्षित लाइन पर मैंने नए विवरण साझा किए, दीक्षा के नवीनतम ट्रांसफर की तारीखें, होराइजन ग्लोबल से उसे जोड़ने वाले ईमेल और उसके जाली दस्तावेजों की प्रतियां। पूजा का स्वर पेशेवर लेकिन तत्काल था। ये महत्वपूर्ण है प्रिया, ये हमारी जांच को तेज करेगा। हालांकि उसकी स्थिति चीजों को मुश्किल बनाती है। मैं अब दीक्षा को पकड़ने पर केंद्रित नहीं थी, मैं जवाबदेही चाहती थी। मेरा सबूत सुनिश्चित करेगा कि आयकर विभाग आगे बढ़े, चाहे वो कहीं भी छुपी हो। जैसे मेरा परिवार चला गया, उनके कदम हार से भारी, मैंने संकल्प और शोक का मिश्रण महसूस किया। पापा की विनती, मम्मी की चुप्पी, आरती के आंसू, वे असली थे, लेकिन उनका विश्वासघात भी था। उन्होंने मेरे साथ शर्मा टेक बनाया था, केवल दीक्षा को इसे अलग करने दिया। मैंने आयकर विभाग को सब कुछ दे दिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी, और अब ये उनकी चाल थी। मेरी लड़ाई अपने परिवार को बचाने के बारे में नहीं थी, ये उन्हें अपने चुनावों के परिणामों का सामना कराने के बारे में था। इससे भी ज्यादा ये उन्हें जवाबदेह ठहराने के बारे में था जो उन्होंने किया। 6 महीने बाद मैं एक नई शुरुआत के किनारे खड़ी थी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शर्मा टेक का पतन पूरा हो गया था। इसका नाम अब मुंबई में घोटाले का पर्याय था। मेरे माता पिता राजेश और सुनीता शर्मा को आयकर विभाग से एक कुचलने वाली सजा का सामना करना पड़ा।
10 करोड़ रुपए दीक्षा की शेल कंपनियों से जुड़े वित्तीय कदाचार के लिए। जुर्माने ने उनकी बचत को निकाल दिया और बड़े ग्राहकों द्वारा कंपनी को छोड़ने के साथ शर्मा टेक ने दिवालियापन के लिए फाइल की। दशकों में मेरे परिवार ने जो साम्राज्य बनाया था वो गया। एक चेतावनी की कहानी तक कम हो गया। दीक्षा, मेरी बड़ी बहन, अब एक अंतर्राष्ट्रीय फरार थी। आयकर विभाग ने मेरे सबूतों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, लेकिन वो एक ऐसे देश में अछूत रही जिसका कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। रिपोर्टें सामने आईं कि वो अलगाव में रह रही है, अमेरिका में जानी गई जिंदगी से कट गई। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे सब कुछ खर्च कर दिया, उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी स्वतंत्रता। मुझे कोई संतोष नहीं महसूस हुआ, केवल एक खोखला दर्द बहन के लिए जिसकी मैं कभी प्रशंसा करती थी, अब एक अजनबी अपने खुद के चुनावों में खोई हुई। आरती ने संपर्क करने की कोशिश की। उसके टेक्स्ट संकोची थे, माफी और मिलने की विनती से भरे हुए। प्रिया, मैं गलत थी, एक मैसेज में लिखा था, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम अभी भी मेरी बहन हो। लेकिन हर शब्द बहुत कम, बहुत देर से लगा। वो खड़ी रही थी जबकि दीक्षा के झूठों ने हमें अलग किया और हमारे माता पिता के विश्वासघात के दौरान उसकी चुप्पी गहराई से चुभी। मैंने उसके मैसेज डिलीट कर दिए, मेल मिलाप के बजाय चुप्पी चुनते हुए। अपने परिवार से संबंध तोड़ना दर्दनाक था, लेकिन ये खुद को और चोट से बचाने का एकमात्र तरीका था। मैं आगे बढ़ चुकी थी, शर्मा टेक के मलबे से दूर एक नई जिंदगी बना रही थी। मैंने बिजनेस एथिक्स में विशेषज्ञता वाली एक कंसल्टिंग फर्म के साथ नौकरी ली, कंपनियों को पारदर्शिता और जवाबदेही पर सलाह देते हुए। काम सार्थक महसूस हुआ, उस गोपनीयता के एकदम विपरीत जिसने मेरे परिवार की कंपनी को नष्ट किया। मैंने एक नए शहर में एक छोटा अपार्टमेंट किराए पर लिया, सहकर्मियों से घिरी जो मेरी विशेषज्ञता को महत्व देते थे, मेरे उपनाम को नहीं। हर दिन मैंने अपना आत्मविश्वास फिर से बनाया, साबित करते हुए कि मैं परिवार की अपेक्षाओं के बोझ के बिना अपने दम पर खड़ी हो सकती हूं। मेरी रिपोर्टों से ईंधन प्राप्त आयकर विभाग की जांच निर्विवाद परिणामों के साथ बंद हुई। पूजा न्यूमैन, वो एजेंट जिसके साथ मैंने काम किया था, ने पुष्टि की कि मेरे सबूत, बैंक रिकॉर्ड्स, जाली दस्तावेज और ट्रांसफर लॉग ने दीक्षा के कार्यों के पूर्ण दायरे को उजागर किया था। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केवल परिणामों का हिस्सा था। मेरे माता पिता को अपनी देनदारी को सुलझाने के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने घमंड नहीं किया या उनके पतन पर ध्यान नहीं दिया। मेरी भूमिका तब पूरी हो गई थी जब मैंने वफादारी पर सच्चाई को चुना था, और मैंने उस निर्णय के लिए कोई पछतावा नहीं रखा। सबसे कठिन हिस्सा शर्मा टेक को खोना या यहाँ तक कि मेरा परिवार नहीं था, ये स्वीकार करना था कि वफादारी आपको विश्वासघात के प्रति अंधा कर सकती है। बड़े होते हुए मैं विश्वास करती थी कि परिवार पहले आता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दीक्षा के लालच, मेरे माता पिता के इनकार और आरती की हिचकिचाहट ने मुझे उस विश्वास की कीमत दिखाई। मैंने सीखा कि खुद के प्रति और अपने सिद्धांतों के प्रति जिम्मेदारी एक ऐसे परिवार से चिपके रहने से ज्यादा मायने रखती है जो आपकी कीमत नहीं देखता। सही चीज के लिए खड़े होने का मतलब दूर चलना था, तब भी जब इससे मेरा दिल टूट गया। इस यात्रा ने मुझे एक सबक सिखाया जो मैं हमेशा के लिए साथ रखूंगी। परिवार के प्रति अंधी वफादारी आपको नष्ट कर सकती है,
लेकिन सच्चाई के लिए खड़ा होना एक मजबूत नींव बनाता है। किसी को भी सुनने वाले को मैं ये कहती हूँ, जब कुछ गलत लगे तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो, भले ही वो परिवार हो। बोलो, लोगों को जवाबदेह ठहराओ और प्यार को विश्वासघात का बहाना न बनने दो। मेरे परिवार का पतन सिर्फ उनकी विफलता नहीं थी, ये मेरे लिए एक मौका था कि मैं पुनर्परिभाषित करूं कि क्या मायने रखता है। मैंने वफादारी पर अखंडता को चुना और उस चुनाव ने मुझे एक जिंदगी दी जिस पर मुझे गर्व है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने विचार साझा करें और लचीलेपन की और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।